बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे सेक्शन 21 डिडक्शन नॉट अलाउड, मतलब कि वो डिडक्शन जो कि हमें अलाउ नहीं है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डिनेंस नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, वो कहता है कल जो हमने सेक्शन 20 में देखा था कि वहाँ पे हमने देखा था सारी डिडक्शन जितने भी बिजनेस पर्पस के लिए होती है वो अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी डिडक्शन अलाउ नहीं है। तो सब सेक्शन ए में कहता है एनी सच रेट और टैक्स पेड आर पेएबल बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री that is levied on the profit or gain of the business or assessed as a percentage or otherwise on the basis of such profits or gains। वो कहता है कि किसी भी पर्सन का पाकिस्तान या फॉरेन कंट्री में उसने जो भी प्रॉफिट अर्न किया उस पे उसने कोई भी टैक्स दिया या टैक्स के ऊपर टैक्स दिया तो वो क्या होगा, वो आप उसको डिडक्शन में नहीं क्लेम करेंगे। बी, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिवीजन थर्ड पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 फ्रॉम एन अमाउंट ऑफ डिराइव्ड बाय द पर्सन। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 10 के पार्ट 5 के डिवीजन थर्ड में कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट की है तो वो भी फिर आप यहाँ पे नहीं ले सकोगे। एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर पार्ट 5 unless the person has paid or deducted and paid the tax as required by the division 4 of part 5 of chapter 10। वो कहता है एनी एक्सपेंडिचर, आपने किसी किस्म का भी एक्सपेंडिचर किया है जो कि आपको डिडक्शन या कलेक्शन ऑफ टैक्स अलाउ था अंडर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 या चैप्टर 12 के, वो आपको तभी वो उस पर आप डिडक्शन ले सकते हो अगर आपने उसको ऐसे डिडक्ट किया हो या पे किया हो जैसे चैप्टर 10 के पार्ट 5 के डिवीजन 4 में बताया गया हो। ठीक है, प्रोवाइड दैट दिस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स अंडर दिस क्लास शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। अगर आपने कोई परचेजेस किए हैं रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, एंड फिनिश्ड गुड्स के लिए अंडर दिस क्लास, तो वो जो है 20% से जो है एक्सीड नहीं करने चाहिए जो परचेजेस आपने की है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 161 और 162 शेल बी कंसिडर्ड एज टैक्स पेड। अगर आपसे कोई भी रिकवरी की गई है अंडर 161 और 162 सेक्शन के तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो आपने टैक्स पे किया है। ठीक है, ना कि आप उसको जो है डिडक्शन में क्लेम करें। अच्छा जी, any amount of commission paid or payable in respect of supply of products listed in third schedule of sale tax act where the amount of commission paid or payable exceeds 0.2% of gross amount of supply thereof unless the person to whom commission is paid or payable as the case may be is appearing in active taxpayer list under this ordinance। ठीक है, वो कहता है कि आपने कोई भी कमीशन किसी को पे किया है या पेएबल है आप पे इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आपने उसको कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया जो कि लिस्ट था जो कि इन लिस्ट था थर्ड स्केड्यूल ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 में। ठीक है, तो वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड आर पेएबल, अगर वो जो आपने अमाउंट पे की है वो अगर एक्सीड कर जाती है 0.2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सप्लाईज, जो कि आपकी सारी सप्लाईज थी उसका अगर 0.2% से वो अमाउंट एक्सीड कर जाए कमीशन की तो क्या होगा, वो आप पे उसमें आप ये चीज अवेल नहीं, डिडक्शन अवेल नहीं कर सकोगे। फिर एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स आर इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो कि आपको लिमिट बताया गया है अगर उससे ज्यादा आप एक्सीड कर जाते हो तो वो भी आप उस पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकेंगे अंडर दिस सेक्शन। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और
अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, हाँ जी, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को या किसी अप्रूव्ड पेंशन फंड को या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड को आपने किसी किस्म की भी कंट्रीब्यूशन की है, तो वो भी डिडक्शन उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते अंडर दिस सेक्शन। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी प्रोविडेंट फंड, other fund established for the benefit of the employees of the person unless the person has made effective arrangement to secure that tax is deducted under section 149 from any payment made by the fund in respect of which the recipient is chargeable to tax under the head salary। ठीक है, कहता है कि आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है, टू एनी प्रोविडेंट फंड और अदर फंड एस्टेब्लिश जो कि एम्प्लॉयज की बेनिफिट के लिए है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, उस पे भी डिडक्शन, अब वो जो आप पेमेंट कर रहे होंगे तो उस पे आप डिडक्शन नहीं क्लेम करेंगे अनलेस द पर्सन हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर दैट टैक्स इज डिडक्टेड अंडर वन सेक्शन 149। ठीक है, अगर उसने 149 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसने अरेंजमेंट की है फ्रॉम एनी पेमेंट मेड बाय द फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द रिसिपिएंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी, तो तब फिर आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो केसेस पढ़े कि आपने कोई भी वो किया हो, कंट्रीब्यूशन की हो किसी भी प्रोविडेंट फंड को या कोई भी दूसरा फंड जो कि एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए हो, तो वो क्या होगा, उस पर आप डिडक्शन नहीं ले सकेंगे बीइंग अ बिजनेस जो आप रन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके लिए 149 सेक्शन को फॉलो किया है तो फिर जो है आप उसमें डिडक्शन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा कोई भी डिडक्शन अलाउ उस पर। अच्छा जी, एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन, अगर आपने कोई भी फाइन या पेनल्टी वगैरह पे की है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डिडक्शन में एंटर कर दें और उसको क्लेम करें कि जी मैंने तो यहाँ पे ये अमाउंट भी दी है और ये हम यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं, तो ये भी आपको फाइन और पेनल्टी आप जो है पेएबल है या पेड कर दी है, दोनों सूरतों में वो अलाउ नहीं है डिडक्शन के लिए अंडर दिस सेक्शन। अच्छा जी, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द पर्सन, अगर आपने कोई अपनी पर्सनल उसके लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया है बिजनेस से, तो क्या होगा, वो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकेंगे। एनी अमाउंट कैरीड टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे, ठीक है, वो कहता है अगर आपने कोई भी अमाउंट जो है रिजर्व फंड में डाल दी है तो वो क्या होगा, वो भी अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, रिजर्व फंड वो होता है जो कोई भी बिजनेस जो है अपने किसी भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी इवेंट अगर हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये फंड इन्होंने रखा होता है, ठीक है, ताकि वो उसको जो है उस टाइम पे इस्तेमाल कर सके टू मीट अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर कास्ट। ठीक है, अच्छा जी, any profit on debt, brokerage, commission, salary or other remuneration paid by an association of persons to the members of association। ठीक है, अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर में से किसी को कोई प्रॉफिट ऑन डेट दे, ठीक है, या ब्रोकरेज या कमीशन या कोई भी रेम्यूनरेशन या सैलरी दे, तो वो भी क्या होगा, डिडक्शन में उस पर भी डिडक्शन अलाउ आपको नहीं होगी। अच्छा जी, any expenditure for a transaction paid or payable under a single account of head which is in aggregate exceed 250,000 rupees। अच्छा, यहाँ पे ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सिंगल हेड के अंडर अगर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं और वो एक्सीड कर जाए, ठीक है, कितने अमाउंट से, 250,000 रुपीज से, ठीक है, और वो फिर आपने क्या हो, मेड अदर देन बाय क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और क्रॉस, मतलब वो आपने किसी भी क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो एक्सपेंडिचर किया तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया वो एक्सपेंडिचर थ्रू क्रॉस चेक या क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वो क्या होगा, वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, वो अमाउंट अगर आपकी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर की
जो कि आपको पेएबल है या अच्छा इसमें बहुत सारे केसेस हैं ना। देखें सबसे पहले वो आपको बताता है कि एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन, एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन, आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, चाहे वो पेड है या पेएबल है, अंडर सिंगल अकाउंट ऑफ हेड, किसी भी एक सिंगल अकाउंट ऑफ हेड के इन एग्रीगेट, ठीक है, जो कि टोटल उसकी अमाउंट जो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 250,000 रुपीज से, ठीक है। फिर जो है वो आपको वो अमाउंट जो है आपने क्रॉस चेक या कोई भी क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा अगर आपने वो पे कर दिया है तो वो क्या होगा, उस पर भी आपको डिडक्शन नहीं अलाउ होगी। फिर फर्दर इसको एक्सप्लेन करता है इसी सेक्शन को, provided that online transfer of payment from the business account of the payer to the business account of the payee as well as payment through credit card shall be treated as transaction through the banking channel subject to the condition that transaction are verifiable from the bank statements of the respective payer and the payee। ठीक है, आपने किसी किस्म की भी ऑनलाइन ट्रांसफर की है, ठीक है, ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट ऑफ द पेयर, ठीक है, बिजनेस अकाउंट का होना मस्ट है, ठीक है, और पेई का भी बिजनेस अकाउंट मस्ट है। तो बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है थ्रू क्रेडिट कार्ड की हो या जो है आपने ऑनलाइन की हो तो वो क्या होगी, इसको कंसिडर किया जाएगा कि ये थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई है और ये चीज़ वेरीफाइएबल होनी चाहिए दोनों के बैंक स्टेटमेंट से, ठीक है। पेयर और पेई के दोनों के जो बैंक स्टेटमेंट से हमें ये जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिटेल्स वेरीफाइएबल होनी चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड हो चुकी है। अच्छा जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लास शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, ठीक है। अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है लेस देन 25,000 रुपीज है तो फिर आपको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कितनी अमाउंट, जो कि नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज से लेस हो तो क्या होगा, फिर आपको ये सारा चैनल जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बी में कहता है expenditure on account of utility bills, freight charges, travel fare, postage and payment of taxes, duties, fees, fine or any other statutory obligation, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होंगी, इसके लिए आपको ये क्रॉस चेक वाला सारा प्रोसेस जो है वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एनी सैलरी पेड आर पेएबल एक्सीडिंग 25,000 रुपीज पर मंथ अदर देन बाय क्रॉस चेक और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आपने बीइंग आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपने एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो, ठीक है, पर मंथ जो है वो 25,000 रुपीज से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वो अगर क्रॉस चेक या डायरेक्ट ट्रांसफर या आपने अदर देन बाय क्रॉस चेक, ठीक है, अगर वो आपने क्रॉस चेक के अलावा या डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी है अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में तो क्या होगा, उस पर भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एज एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन डिवीजन थर्ड ऑफ पार्ट ऑफ दिस पार्ट एनी एक्सपेंडिचर पेड आर पेएबल ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक है। कोई भी जो है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन डिवीजन थर्ड ऑफ दिस पार्ट, हमने ऊपर देखा कि इस पार्ट के जो थर्ड वो है डिवीजन, उसके अलावा जो जितने भी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल है वो क्या होगी, वो इसमें शामिल नहीं होगी। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी in excess of 10% of turnover incurred by फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है और वो कोई एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, तो उसकी जो अमाउंट है इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, तो 10% से ज्यादा की जो अमाउंट होगी उसकी जो सेल्स है उस फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर की, पर उसकी 10% से ज्यादा होगी वो एक्सपेंडिचर भी आपके लिए
डिडक्शन के लिए अलाउ नहीं होगी। अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स एन एक्सेस ऑफ सच लिमिट एंड वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल जो कि उसकी लिमिट बताई गई है, उससे अगर ज़्यादा आपने कर दी है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगी। अच्छा जी, एनी एक्सपेंडिचर attributable to sale made to the person required to be registered but not registered under Sale Tax Act 1990 by an industrial undertaking computing according to the formula। अच्छा जी, वो कहता है आपने कोई एक्सपेंडिचर कर लिए सेल टैक्स के हवाले से, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, और आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं अंडर सेल टैक्स एक्ट, ठीक है, बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो और आप एज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, तो उसका ये फार्मूला दिया हुआ है, A divided by B into C, where A is the total amount of deduction claim under this part। ठीक है, आपने जितनी भी डिडक्शन यहाँ पे क्लेम की है वो सारी A में आप A की वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है A में पुट कर देंगे। B इज द टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर, B जो है आपका जितना भी सेल है उस ईयर के लिए वो, फिर और जो C है, C इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेल exclusive of sale tax, federal excise duty to person required to be registered but not registered on sale tax 9, whereas equal to exceed rupees 100 million per person। ठीक है, ये कहता है सी वो अमाउंट है, सी वो टोटल अमाउंट है सेल की जो इसमें आपने सेल टैक्स अभी या फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल नहीं की है। ठीक है, और ये किसके लिए है, जो कि पर्सन को रजिस्टर्ड होना चाहिए बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स 1990, ऊपर हमने पढ़ लिया, लेकिन वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कर रहा है, वेयर द सेल इक्वल और एक्सीड, जबकि उसकी जो सेल है वो इक्वल हो या ज़्यादा हो 100 मिलियन पर पर्सन। ठीक है, अगर इससे वो ज़्यादा हो तो वो जो वैल्यू होगी वो हम सी में पुट करेंगे। प्रोवाइड दैट disallowance of expenditure under this class shall not exceed 10% of the total deduction claim under this part। ठीक है, वो कहता है कि इसकी जो disallowance of expenditure है under this class shall not exceed 10% of the total deduction, टोटल जितनी भी डिडक्शन क्लेम की गई है अंडर दिस पार्ट वो क्या है 10% उस डिडक्शन से एक्सक्लूड नहीं, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, provided further that the board may by notification on official gazette exempt person or class of person from this class subject to such condition and limitation as may be specified therein, provided also that this class shall come into force with effect from the first day of October 2020। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि वो पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को इस जो क्लास है इससे वो उनको एग्जेम्प्ट कर सके, और ये जो क्लास है ये 2020 अक्टूबर 2020 में से ही ये स्टार्ट हुआ है, ये लागू हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।